अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुख शानमी। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान ईरान में इंटरनली कुछ बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। अफगान पनाह गुज़ीनों की एक बड़ी तादाद को न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि सख्त तरीन सजाएं सुनाए जाने और मुल्क बदरी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ईरानी हुकाम को यह शुबा है कि 12 रोज तक जारी रहने वाली ईरान इसराइल जंग में या फिर उससे पहले के अयाम में मोसाद के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रही, जिसके नतीजे में अहम तरीन ईरानी कमांडर्स, आर्मी चीफ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और अहम तरीन तंसीबात को टारगेट किया गया। इस तमाम तर इंटेलिजेंस शेयरिंग में अफगान पनाह गुज़ीनों का किरदार हो सकता है और इस हवाले से एनडीएस के साबिक सरबराह ने आज लबकुशाई की है और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया है। चंद अहम चीज़ें मैं आपके इस वीलॉग में सामने रख देता हूं। नाज़रीन, ईरानी आर्मी चीफ ने फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर को टेलीफोन किया है और ये टेलीफोन बराह रास्त तशक्कुर का टेलीफोन था, यानी उनका शुक्रिया अदा किया गया है जो किरदार उन्होंने ईरान इसराइल तनाज़े में अदा किया, या उससे पहले जिस तरह से फील्ड मार्शल बाकायदा तौर पर ईरान का दौरा कर चुके हैं, शहीद होने वाले ईरानी आर्मी चीफ और दीगर जो क़यादत है ईरान में, उनके साथ मुलाकातें कर चुके हैं। और ये जो मुलाकात दौरे के दौरान हुई वो तो जाहिर है कि स्ट्रेटेजिकली या खित्ते में अमन के लिए और जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं उस तनाजुर में हुई। लेकिन इस तनाज़े को लेकर जो तवक्को अमेरिका कर रहा था पाकिस्तान से, उसकी बिल्कुल नफी की गई और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में होने वाले जोहराने के दौरान भी ये बात डोनाल्ड ट्रंप पर वादे की कि इस तनाज़े का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर हो सकता है, जंग इस तनाज़े का हल नहीं। और पाकिस्तान से तो कोई ये तवक्को करे ही ना कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो किसी के साथ जो है इत्तेहादी का किरदार अदा करेगा या किसी के साथ खड़ा होगा, बल्कि इस तमाम तर तनाज़े का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर होना चाहिए। अब आप देखें कि इस टेलीफोन से जाहिर है कि बहुत से ममालिक को तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं उनको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। दूसरे नंबर पर आप जानते हैं कि 12 रोज तक जारी रहने वाले ईरान इसराइल तनाज़े में ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के अहम तरीन कमांडर्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम के अहम तरीन साइंसदानों की बाकायदा तौर पर टारगेट किलिंग की गई। और ये इंटेलिजेंस मालूमात भी मोसाद, जो कि खुफिया एजेंसियां इसराइल की, उसके पास मौजूद थी कि किस अपार्टमेंट के किस फ्लोर पर कौन सा ईरानी कमांडर मौजूद है या वो किन औकात में अपार्टमेंट में मौजूद होता है। और जिन न्यूक्लियर तंसीबात को टारगेट किया गया, जहां पर न्यूक्लियर जो तमाम तर मवाद था वो पहले से जो है वो शिफ्ट हो चुका था, और जिन न्यूक्लियर तंसीबात को टारगेट किया गया, जहां पर जो न्यूक्लियर मवाद था उसको पहले से मुंतकिल कर दिया गया था, उसकी भी बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद थी अमेरिका और इसराइल के पास। तो यहां पर शकूक व शुबहात ये जन्म लेते हैं कि ये तमाम तर इंटेलिजेंस मालूमात जो है वो इसराइल तक कैसे पहुंची। देखिए, बुनियादी तौर पर ईरान में भी पाकिस्तान की तरह बहुत से जो है वो फॉरेनर्स मौजूद हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पर अफगान पनाह गज़ीन भी मौजूद हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के कबाइल मौजूद हैं या मुख्तलिफ तरह के कास्ट सिस्टम मौजूद है, और इस तमाम तर तनाज़े में तमाम तर इंटेलिजेंस मालूमात मोसाद के पास मौजूद थी कि किस अपार्टमेंट के किस फ्लोर पर कौन सा ईरानी कमांडर मौजूद है या वो किन औकात में यहाँ पर मौजूद होता है, या जिन न्यूक्लियर तंसीबात को टारगेट किया गया, जिनका मवाद पहले से मुंतकिल कर दिया गया था और वहाँ पर मौजूद नहीं था, उसके बारे में भी तमाम इंफॉर्मेशन अमेरिका और इसराइल तक पहुंची और मोसाद का एक नेटवर्क ईरान में सरगर्म था। ये बात जो है खुलकर वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगान पनाह गुज़ीनों पर इसका इल्ज़ाम आयद होना चाहिए। एनडीएस के साबिक सरबराह ने आज गुफ्तगू करते हुए चंद बड़े अहम इस हवाले से पॉइंट्स रेज किए। एक तो ये कि ये जितने भी अफगान पनाह गज़ीन वहाँ पर मौजूद थे ये तो खुद खाना बदोश थे और मुख्तलिफ तरह के कामों में जो है, जिस तरह से पाकिस्तान में अफगान पनाह गुज़ीन हैं, इस तरह के कामों में जो है उनका वक्त गुजरता था। खाना बदोश बुनियादी तौर पर ईरान में भी ये वही खाना बदोशी की ज़िंदगी जो है गुजार रहे थे अपने मुल्क से निकलने के बाद। लेकिन क्या किसी खाना बदोश के पास ये मालूमात हो सकती हैं
کہ آرمی چیف کس وقت کہاں پر موجود ہے ملک کا، یا پھر اہم ترین کمانڈر کہاں پر موجود ہے، یا نیوکلیئر وہاں پر جو تنصیبات ہیں وہ کس حال میں ہیں، کہاں پر موجود ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ موساد کے ساتھ جو نیٹ ورکنگ تھی یہ کسی بڑے ایرانی عہدیدار کی تھی. یہ جو کامنٹس ہے یہ این ڈی ایس کے جو نیشنل ڈیفنس سروس ہے افغانستان کے، ان کے سابق سربراہ کے ہیں کہ ان کا کوئی نیٹ ورک ہو سکتا ہے کہ وہ موساد کو انفارمیشن دے رہے تھے. افغان پناہ گزینوں پر اس کا الزام جو ہے وہ عائد کرنا درست نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ کچھ انفارمیشن اوپر سے آئی ہو اور اس کے بعد جو ریکی ہوتی ہے یا جو تمام تر چیزوں کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، جہاں پر پہلے سے ٹارگٹ کلنگ کی گئی یا جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا پلان بنایا گیا، وہاں پر کچھ فارنرز کی جو ہے وہ موجودگی ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ پیجر دھماکوں والا جو تمام تر سلسلہ ہوا اور اسرائیل نے باقاعدہ طور پر پیجر بم خریدے، پھر ان کو بھیجا، پھر وہ اچانک سے بلاسٹ ہوئے. اس کے اندر بھی فارنرز کی جو ہے وہ غداری تو کم تھی، لیکن اپنے لوگ بھی اس میں ملوث تھے. اور یہی لوگ ہیں جو تمام تر انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. یہ کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں جو غداری کے مرتکب ہوتے ہیں اور دشمن کو جو ہے وہ تمام تر معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. اس حوالے سے بڑی سخت سزاؤں کا ایران نے فیصلہ کیا ہے. دوسری جانب اسرائیلی ٹی وی چینلز نے کچھ ہوش ربا انکشافات کر دیے ہیں. اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع کے گھر کے قریب ایک ایرانی جاسوس نے دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا. 24 سالہ اسرائیلی نوجوان جس کا نام مزراحی بتایا جا رہا ہے، یہ ایرانی ایجنٹ تھا اور اپریل 2025 میں اس نے اسرائیلی وزیر دفاع کے گھر کے باہر دھماکہ خیز مواد ایرانی حکام کے کہنے پر نصب کیا اور اس کا مقصد اسرائیلی وزیر دفاع کو ٹارگٹ کرنا تھا. اب یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس نوجوان پر مقدمہ درج کیا گیا اور یقینی طور پر کسی بھی ملک میں غداری ایک بڑا سنگین نوعیت کا جرم ہوتا ہے اور اسرائیلی قوانین کے تحت بھی بڑی سخت اس میں سزا جو ہے وہ اس نوجوان کو سنائی گئی ہے اور یہ جو ہے نوجوان اس وقت حراست میں ہے. لیکن یہ تمام تر دعوے جو اسرائیلی ٹی وی چینلز کر رہے ہیں کہ ایرانی نیٹ ورک وہاں پر موجود ہے اور اسرائیل کی جو اہم ترین شخصیات ہے ان کے گھر کے قریب ہے، ان کے گھر کے باہر مواد نصب کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ان کا یعنی اتنا نیٹ ورک موجود ہے ایرانینز کا کہ وہ اسرائیل کے وزیر دفاع کے جو ہے وہ گھر تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو حملے اس 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے جس نوعیت کے کیے، اسی نوعیت کے حملے ایران بھی مستقبل میں کر سکتا ہے. اور جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ باقاعدہ طور پر اہم ترین شخصیات کی گئی، اسرائیل کو بھی اس طرح سے نشانہ بنایا جو ہے وہ جا سکتا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ نیوز اسرائیلی کچھ ٹی وی چینلز پر چلائی گئی ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے لکھ کر ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ٹی وی سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.